समाज की जजम पर बैठे न्यात गंगा मेरे समाजजन, क्या बोले ऐसी स्थिति हमारी। मेरा पिछले दिनों जगदीश भाई के बाद मेरे ससुर जी भी हमारे बीच में नहीं रहे। मेरे सिर पर भी कपड़ा था और है, फिर भी मैं जगदीश भाई के लिए आपके बीच में आया। हमारे समाज की ऐसी रीति नहीं है कि हमारे घर में कोई मर जाए, हमारा सगा, उसका जब तक 12वां नहीं होता है, अंतिम जोहारना नहीं होता है, सिर पर कपड़ा होता है, तब तक हम लोग घर से बाहर नहीं जाते हैं। लेकिन हमारे पूरे आदिवासी परिवार को यहाँ तक लाने में हमारी बहुत बड़ी भूमिका है। इस नाते सभी भाइयों के आग्रह पर, आप सबके आग्रह पर मैं भी यहाँ पर आया और अपनी 2 बातें आपके बीच में रखना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, प्रकृति में हम लोग सब एक साथ सांस ले रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ जी रहे हैं, एक दूसरे के साथ पानी पी रहे, सांस ले रहे, खाना खा रहे। आज हमारा समाज ही सबसे ज्यादा संकट में क्यों है, यह बात समझनी होगी। आखिर ऐसा क्या कारण है कि केवल और केवल आदिवासी समाज ही सबसे ज्यादा परेशान क्यों है। देश का कोई भी हिस्सा देखो, आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में आदिवासी जहां पर भी देखो सबसे ज्यादा पीड़ित है। देश से बाहर जाओ, एशिया महाद्वीप से भी बाहर जाओ तो अमेज़न के जंगल हैं, वहां के आदिवासी भी परेशान हैं। आखिर दुनिया में ऐसा क्या है कि सबसे ज्यादा आदिवासियों को ही परेशान किया जाता है। ये प्रश्न हम लोग जितना भी समझ पाए और नहीं समझ पाए हैं तो और हमको समझने का कोशिश करना चाहिए। भाइयों, आज हम हमारे इलाके की बात करते हैं तो हमारे इलाके में बड़े बड़े महापुरुष पैदा हुए। राणा पूंजा भील आप जानते ही हैं, संत मावजी महाराज, संत सुरमाल महाराज, संत गोविंद गुरु महाराज, और आज इस अवसर पर मैं मेघराज जी तावड़ को भी याद करना चाहूंगा। और इसके बाद हमें हमारे इस इलाके में जगदीश भाई को सदा याद रखना चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। इस इलाके के नाम पर हमारे इलाके में बहुत सारे लोग डरते हैं। कोटड़ा, इसलिए अब आगे क्या कहूं मैं, ऐसा समझते हैं। जब हम पहली बार कोटड़ा गए तो हमें लगा कि ये तो हमारे इलाके का स्वर्ग है। अब स्वर्ग की अवधारणा हमारे पूर्वजों की अलग है, दूसरों की अलग है, ऐसा कहा जाना चाहिए। और यदि पुरातत्व के आधार पर कहें तो 70,000 साल पहले मानव सभ्यता का विकास हुआ, वो कोटड़ा के इलाके में पुरावशेष मिले हैं 70,000 साल पहले। और एक गुजरात के इतिहासकार है, पुरातत्वविद है, उन्होंने कहा कि ये वर्तमान में भील आदिवासी है, उनका जो रहन सहन है और वो पुरातात्विक आवास मिले हैं, मकान मिले हैं, सिलबट्टे मिले हैं, घर बनाने की कला मिली है, वो आज भी भील आदिवासी
उस जमाने से जिंदा रखे हुए। तो ये हमारे लिए, हमने पिछली बार बोला था, कोटड़ा हमारे लिए होली लैंड हम कह सकते हैं, पवित्र जगह कह सकते हैं। उस इलाके में ये कोई कोटड़ा ही नहीं, कोटड़ा इलाके में जो नदी जा रही है वो जाडोल फलासिया से जाती है, गोगुंदा से जाती है। ये जो पूरा इलाका है, यहीं पर हमारे पूर्वजों का सभ्यता की शुरुआत हुआ होगा, ऐसा कह सकते हैं। और इस इलाके को जगाने के लिए बहुत शिक्षा, स्वास्थ्य और जैव विविधता संरक्षण, जैसा हमारे भाई ने बताया था, उसको ध्यान में रखते हुए समाज को शिक्षित करने, संगठित करने और संघर्ष करने लायक बनाने के लिए काम चल रहा था, जन जागरण चल रहा था। उसका एक सितारा हमारे बीच नहीं रहा। उनकी उम्र बेशक मेरे से काफी कम है और उनकी सीखने की क्षमता थी, बोलने की क्षमता थी। तो मैं ये मेरे मन में सोचता था कि ये इस इलाके का भविष्य का भंवरलाल परमार होगा, ऐसा मैं मानता था। ये बात मैं दिल से कह रहा हूं। ये इसलिए कह रहा हूं कि उस व्यक्ति में सीखने की जो क्षमता थी, अपने से ज्यादा जानकार आदमी को पूछना, सवाल पूछना और फिर जानकारी लेना और फिर उस जानकारी को समाज में परोसना, ये बहुत कम लोग करते हैं। हमारे समाज में कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के हम लोगों को आज तक अज्ञान रखा गया, हमको जानकारी नहीं दी गई। पूरी दुनिया में जानकारी का विस्तार हो रहा है, जानकारी का विस्फोट हो रहा है और हमारे समाज को जानकारी से दूर रखा जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि मीडिया में कभी आदिवासियों की बात नहीं होती, अखबारों में आदिवासियों के विरोध में लिखा जाता है, यहां तक कि विधानसभा और लोकसभा में भी आदिवासियों के बारे में बात नहीं होती है। और जब भी बात होती है तो विरोध में बात होती है। ऐसा आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा, ऐसा मैं कह सकता हूं। और पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा समृद्ध भविष्य में कोई वेल्थ वाला होगा, पैसे वाला होगा, संपदा वाला होगा तो वो आदिवासी होगा, ये सब लोग जानते हैं। इसलिए हमको उस संपदा से यानी इंडिजिनस प्रॉपर्टी से दूर करने के लिए, हमारी इंडिजिनस प्रॉपर्टी छीन लेने के लिए हमारे आदिवासी बेल्ट के अंदर कंपनियां आ रही है, उद्योगपति आ रहे और इन्होंने हमारी जमीन छीन रहे। और हम लोग ताकतवर बने, हम लोग शिक्षित बने, जागरूक बने और संगठित बने, उससे पहले वो छीन लेना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद वो छीन नहीं पाएंगे। आप लोग ये गुजरात से आपका हरियाणा तक, दिल्ली तक देखिए, अरावली पर्वतमाला की क्या हालत है। वो हमारे पूर्वजों की विरासत है। इस धरती पर सबसे पहले कोई इलाका ठंडा हुआ तो वो अरावली पर्वतमाला हुआ। यह हमारे पूर्वजों की विरासत है। उसकी हालत देखिए क्या है। सारे पहाड़ उखाड़ डाले लोगों ने, खत्म कर दिए। उसको बचाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को हम कुछ देना चाहते हैं। मेरे भाइयों बहनों वडीलों, एक बात आप लोग गौर करिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं और इस मेरे स्पीच को बाद में भी लोग सुनेंगे, उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि हे आदिवासियों, तुमको जितने धर्म पसंद है जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुमको जितने संगठन पसंद है जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुमको जितनी पार्टियां पसंद है उनमें जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी गुलामी करना है करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। मैं भी एक शिक्षक हूं और शिक्षक कभी झूठ नहीं बोलता। शिक्षक ने जो ज्ञान हासिल किया है वो बच्चों को भी पढ़ाता है और समाज को भी पढ़ाता है। यही तो हमारे देश की विरासत है। हमारे देश के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, इस तरीके के विश्वविद्यालय थे जिसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट
पढ़ाने वाले शिक्षक ता जिंदगी समाज को पढ़ाते थे, उसी विरासत को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरा यह सवाल है कि देश आजाद होने से पहले जिन लोगों का जन्म हुआ वो हमारे बीच आज भी हैं। हमारे बीच देश आजाद होने से पहले जिन लोगों का जन्म हुआ वो आज भी हमारे बीच जिंदा है। उनको पूछिए कि तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे समाज के अंदर, तुम्हारे जिले के अंदर, तुम्हारे राज्य के अंदर क्या कभी आदिवासी से लड़ता था? क्या कभी पहले आदिवासी से लड़ता था? क्या कहना है आपका? नहीं लड़ता था। इन 75 साल के अंदर एक परिवार बताओ, राज्य तो छोड़ दो, जिला छोड़ दो, समाज छोड़ दो, गांव छोड़ दो, परिवार देखो, एक भी परिवार ऐसा नहीं मिलेगा जिसके अंदर आपस में लड़ाई नहीं है। क्या ये बात मैं गलत बोल रहा हूं? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये बात बहुत बड़ी है। जो कौम हजारों साल तक, जो कौम लाखों साल तक कभी आपस में नहीं लड़ी, वो आज क्यों लड़ रही है? जिस कौम ने बाहर के आक्रमणकारियों को सहायता मांगने पर सहायता दिया, अरबों का आक्रमण हुआ, उस जमाने के अंदर हमारे पूर्वजों ने, जो उस जमाने के शासक वर्ग था, उसको साथ दिया। मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ, हमारे पूर्वजों ने, उस जमाने का शासक वर्ग था, उसको सहयोग दिया। इतिहास पढ़ सकते हो। मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ, हमारे पूर्वजों ने उनका साथ दिया। राजस्थान में शेरशाह सूरी का आक्रमण हुआ, हमारे पूर्वजों ने साथ दिया। अकबर का आक्रमण हुआ, हमारे पूर्वजों ने उनका साथ दिया। रजवाड़ों को और अंग्रेजों से जब संधि हुआ, तब रजवाड़ों ने हमको पूछा भी नहीं। अंग्रेजों ने जब इस इलाके में अपना प्रभाव जमाया, तब रजवाड़ों ने हमको ये नहीं पूछा कि हम समझौता करें या ना करें, और उन्होंने समझौता कर लिया। और हमारे पूर्वजों ने सैकड़ों साल उनका साथ दिया। उन लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर के हमारे समाज का बर्बादी का रास्ता, पतन का रास्ता, यहां तक कि हर तरीके से दबाने का रास्ता शुरू किया। आपको याद होगा, हमारे पूर्वज अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते थे, अच्छा घर नहीं बना सकते थे, यहां तक कि जंगल में पत्ती, सागवान का पत्ती भी आपका तोड़ नहीं सकते थे। हमारे पूर्वजों को हमने कभी भी दूसरे समाज के लिए काम नहीं किया, मुफ्त में मजदूरी करवाते थे, जिसको वेट कहते हैं। और खेती बाड़ी, पशुपालन, घर के कामकाज में हमारे पूर्वजों को उन्होंने लगाया, उसको वेट वेकार आप सब कहते हैं। इसी वजह से हमारा समाज हजारों साल तक किसी का गुलाम नहीं था। वो समाज दब गया थोड़ा सा, और थोड़ा सा दब जाने के बाद भी हमारे पूर्वजों ने उनका प्रतिकार किया, और उस प्रतिकार का उलगुलान पहली बार धुले विद्रोह में 1881 में हुआ। उसके बाद में मानगढ़ का आंदोलन हुआ 1913 में। उसके बाद पाल, चितरिया, लीलुड़ी, बडली, ये हमारे 4 बड़े आंदोलन हैं, जिसके अंदर हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, अपना खून बहाया, अपनी बेटियां, अपनी बहनों को खोया, और इनमें गोली मारने में
हमारे भी लोग थे, ये बात कभी भूलना नहीं है। ये पहली शुरुआत थी। जो लोग गुलाम हो जाते हैं, जो लोग नौकर हो जाते हैं, वो अपने समाज को भी गोली मारने में पीछे नहीं हटते हैं। ये इतिहास हमें याद रखना होगा। 75 साल में आपने देखा, जो लोग गुलामी पसंद है, जो लोग दूसरों की गुलामी करते हुए अपने समाज को पीछे धकेलने का काम करते हैं, वो लोग आज की तारीख में आपका सरपंच भी होंगे तो वो भी आपको पीछे धकेलने में लगे। ये बात आप समझ सकते हो। जो लोग प्रधान है वो भी आपको पीछे धकेलने में लगे हुए, जो एमएलए हैं वो भी आपको पीछे धकेलने में लगे, एमपी भी पीछे धकेलने में लगे। इसी वजह से आपका आरक्षण के साथ कुठाराघात हुआ। हमारी जनसंख्या पूरे देश में, आदिवासियों की जितनी जनसंख्या है पूरे देश में, एससी की जितनी जनसंख्या है, उनका उसी अनुपात में आरक्षण होना चाहिए। हमारे लोग कब से मांग कर रहे हैं और उन लोगों ने तो 30 मांगा, इन्होंने 50 दे दिया। ये किसने साइन किया? जो तुम्हारे अपने थे उन्होंने साइन किया। तुम्हारे इलाके में जितना खनिज संपदा है, जितना पहाड़ों को खोदा जा रहा है, जितने डैम के नाम पर तुमको विस्थापित किया जा रहा है, पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं, इस इलाके की बात नहीं करता। पूरे देश में जो भी हो रहा है उसका साइन किसने किया? किसने साइन किया? उनके सरपंच, हमारे खुद के सरपंचों ने साइन किया। उन सरपंचों को साइन करने के लिए बाध्य किसने किया? हमारे एमपी एमएलए ने साइन किया। उनको बाध्य किसने किया? उनको बाध्य किया है टिकट देने वालों ने, उनको बाध्य किया है जिताने वालों ने। हमारे वोट का कोई मोल नहीं रहा। आज की तारीख में हम लोग देखते हैं तो 70-75 साल, आपका 75% जो जनसंख्या है उनके वोट की कोई कीमत न रही और 5-10% वालों की कीमत हो गई। ये बहुत बड़ी समस्या है मेरे भाइयों। आज की तारीख में हर एक गांव में, हर एक जिले में, हर एक राज्य में, पूरे देश में आदिवासी लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारे नेता खराब है, हमारे एमपी एमएलए खराब है। अरे भैया, एक खराब होगा, 2 खराब होंगे, 4 खराब होंगे, राजस्थान में खराब होंगे, गुजरात में खराब होंगे, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और आपका दूसरे राज्यों में, तेलंगाना, आपका उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जितने भी राज्य हैं, केरला में, कर्नाटका में, अरे हर जगह सारे का सारे आदिवासी नेता खराब है क्या? ये सवाल बहुत अहम है, ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग कभी भी अयोग्य नहीं थे वो पिछले 75 साल में अयोग्य कैसे हो गए? उसके लिए जिम्मेदार है पूना पैक्ट का करार 1932। ध्यान रखिए, पिछले 75 साल में तुम्हारी जितनी जमीन छीनी, तुम्हारा जितना जंगल छीना, तुम्हारा जितना पानी छीना, तुम्हारे जितने खेत खलिहान छीने, तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ है, उस नुकसान का एक ही पॉइंट जिम्मेदार है। कोई नेता जिम्मेदार नहीं है, कोई कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। एक ही पॉइंट जिम्मेदार है, पूना पैक्ट का करार 1932 जिम्मेदार है। उसको हम लोग बदलना चाहते हैं। नहीं तो मैं भी बाप की अकेली संतान हूं, 2011 से बीमार हूं। मेरे को भी मेरी नौकरी प्यारी है, मेरी जान भी मुझे प्यारी है, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे मां बाप भी मुझे प्यारे हैं। हम लोग नौकरी दांव पे लगा करके, जान दांव पे लगा करके समाज में काम क्यों कर रहे हैं? ये समझो मेरे भाइयों, ये आने वाली पीढ़ी की जान का सवाल है, आने वाले समाज को, आने वाले आदिवासी कौम की नस्लों के अस्तित्व का सवाल है। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। जब तक आप पूना पैक्ट 1932 का
सॉल्यूशन नहीं निकालते हो, उस समस्या का समाधान नहीं निकालते हो, ये कौम बचने वाली नहीं है, ये जंगल बचने वाले नहीं है, ये पहाड़ बचने वाले नहीं है, ये जमीन भी नहीं बचेगी, ये पानी भी नहीं बचेगा। उसका एक ही समाधान है। क्या समाधान है? ये जो जाजम है वो आदिवासी नेता कौन हो? नेता का मतलब विधानसभा में आपका प्रतिनिधि, लोकसभा में आपका प्रतिनिधि, वो इस जाजम पर तय होना चाहिए। आज देख लीजिए, आप कई अलग संगठन के होंगे, आप कई अलग पार्टियों के होंगे, आप कई अलग धर्म के होंगे, इस जाजम पर बैठे हो। इससे ज्यादा हमारा समाज कहीं पर भी नहीं बैठता। कहीं विवाह हो तो भी नहीं बैठता, कहीं संगठन की मीटिंग बुलाओ नहीं बैठेगा, कहीं धर्म की मीटिंग बुलाओ नहीं बैठेगा। ये एकमात्र जाजम है, यहां सभी अलग अलग विचार के लोग यहां बैठते हैं। तो ये इस जाजम के द्वारा सेलेक्ट होकर के आदमी, हमारी आवाज, आदमी नहीं, वो आदिवासियों की आवाज टीवी में भी गूंजे, वो आदिवासी की आवाज आपका विधानसभा में गूंजे, वो आदिवासी की आवाज जो इतने साल से 75 साल में नहीं गूंजी, लोकसभा में भी गूंजे। ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं। उस व्यवस्था के रजिस्ट्रेशन के लिए वो दिल्ली गए थे और आ रहे थे। तो जगदीश भाई की कुर्बानी, जगदीश भाई का त्याग, उनका बलिदान कितना बड़ा है मेरे भाइयों, ये आप सोच सकते हो। इसको मैं महसूस कर सकता हूं। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, आप सबके कंधों पर, आप सबके हाथों में, आप सबके पैरों पर, आप सबकी जवान पर निर्भर करता है कि आप आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को किस तरीके से बचाते हैं। इसके लिए आपको काम करना होगा, बोलना होगा। केवल बोलने से काम होगा। किसी को गाली नहीं देनी है, किसी को थप्पड़ मारना है, किसी को पत्थर नहीं मारना है, किसी को लठ नहीं मारना है। केवल बोलने से काम होगा। ये लोकतंत्र की ताकत है, ये संविधान की ताकत है। इसको हमें आगे बढ़ाना है। मेरे भाइयों, हम लोगों ने देखा है कि हमारे इलाके के अंदर आज तक आदिवासियों को किसी भी तरीके का आपका जमीन से उखाड़ देते थे लोग, पहाड़ से उखाड़ देते थे। जंगल का हालत तो आप खुद समझते हो, हम सबने देखा है। उसके बारे में कोई आवाज आज तक उठी क्या? ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा इलाके के अंदर आज 20 जिलों के लोग यहां हैं। उस दिन भी 20 जिलों के लोग थे, आज भी 20 जिलों के लोग हैं। देख लीजिए, भीलवाड़ा, दाहोद, पंचमहाल, गांधीनगर, इस पूरे इलाके के लोग यहां पर आज मौजूद हैं। 3 से 4 समाज के लोग हैं। क्या आपने कभी इतना बड़ा काटा देखा, इतना बड़ा खरस देखा कभी? क्या कभी इतना अंतिम संस्कार में इतने जिलों से इतने लोग आए हुए कभी देखे आपने? एक मुख्यमंत्री भी चला गया होगा तो नहीं आए होंगे। ये दक्षिणी राजस्थान में पहली बार हुआ है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। मैं धन्यवाद दूंगा इस परिवार को, जगदीश भाई के पापा और उनकी मम्मी, माता पिता, आई, दादा, कितना हौसला रखा। उनके भाई कितना हौसला रखा। उनकी पत्नी, हमारी बहन, उन्होंने कितना हौसला रखा, उनके बच्चों ने। और पहली बार है मेरे भाइयों,
कि आज 5 जिले के कर्मचारियों ने, 5 जिले के बेरोजगारों ने आपका ऑनलाइन पैसा इकट्ठा किया। हमारे एक साथी अभी हॉस्पिटल में हैं और भाई जगदीश भाई के लिए और सहायता राशि हम लोग बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए हम लोग आपके बीच में लेकर आए हैं। ये स्वेच्छा से हुआ, किसी ने कहा नहीं। लोगों ने हमको फोन किया कि क्या करें, कैसे करें, तो हमारा एक ही संगठन रजिस्टर्ड है, ट्राइबल एम्प्लॉयज फेडरेशन। ये हम लोगों ने ही बनाया है। मैं इसका संरक्षक भी हूं और उसके खाते में हम लोगों ने पैसा कलेक्शन किया और वो पैसा उसी के नाम से चेक आप लोगों को हम देंगे। या हमारे बच्चों के लिए आप लोग एफडी करिएगा तो उनको थोड़ा सहायता होगी। मैं हमारी बहन जगदीश भाई की पत्नी जो स्वयं शिक्षिका है, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप अकेली नहीं हैं। आपके पति का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन आपके लाखों भाई हैं आज की तारीख में, और उसमें हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और आपकी आने वाली पीढ़ी जो बच्चे हैं उनके लिए हम हर संभव कोशिश करेंगे। ये आज मैं आपका वचन देता हूं। आपको, आपके माता पिता, आप दोनों को हम वचन देते हैं, दो भाइयों को हम वचन देते हैं, पियर पक्ष और इस गांव को हम वचन देते हैं कि आप हम लोगों को जब कभी भी मौका मिले, हमारी आवश्यकता महसूस हो, हमको बुलाइएगा। आप हमारे परिवार का अंग है। एक जमाना था गांव के अंदर भी कोई मर जाता था तो सारे लोग नहीं रोते थे, अपने सगा में भी कोई मर जाता था तो सारे लोग नहीं रोते थे, अपने जिले में भी कोई मर जाता था सारे कांटे में नहीं जाते थे। आज देख लीजिए, हमारे अपने परिवार का अंग, हमारा सगा भाई गया, ऐसा हजारों लोग रोए हैं, एक दो नहीं, हजारों लोग। ये बहुत बड़ी बात है। ये भावनाएं, ये विचार, यही हमें आने वाले समय में याद रखेंगे। बहुत लोग गए इस धरती से, किसी ने किसी को याद नहीं रखा। संत सुरमाल को इसलिए याद रखा जाता है, उन्होंने समाज को कुछ दिया। संत गोविंद गुरु को इसलिए याद रखा जाता है कि उन्होंने समाज को कुछ दिया। मेघराज जी तावड़ साहब भी समाज के प्रति बहुत डेडिकेटेड थे, तो उनको हमने आज याद किया। इसी तरीके से जगदीश भाई को भी आने वाली पीढ़ी और हम सब याद रखेंगे। उन्होंने पिछले 1 साल में ऐसा बोलना सीखा था, ऐसी जानकारी सीखी थी जो इतना फास्ट कोई सीख नहीं रहता, ये मैं खुद कह सकता हूं। और एक नई परंपरा हम लोग, हमारी बहन के कहने पर, चंद्रिका का बहन के कहने पर हम लोग आज से ही इसका पालन करेंगे, क्योंकि परंपराएं समाज ही बनाता है। हमारे पूर्वजों ने, समाज ने ये जाजम पर बैठने की परंपरा बनाई। हमारी एक बहन जो अरब सागर के किनारे से आई है, भावनगर से, उनके कहने पर हम कहना चाहेंगे कि शुभ अवसर पर हमारे समाज के अंदर कोई महिला विधवा हो जाती है तो वो उसमें शामिल नहीं होती है। ये परंपरा हमारी केवल 12 दिन तक होती है, इसके बाद नहीं होती है। ये भी हमारे समाज में परंपरा है, लेकिन हम लोग वचन देते हैं कि हम लोग ऐसा कभी होने नहीं देंगे। हर शुभ अवसर पर हम आगे रखेंगे, और मैं तो इसमें विश्वास भी नहीं करता कोई भी जिसका बच्चा नहीं हो और वो भी मेरे आगे निकल जाए, मैं कहीं जा रहा हूं, मैं रुकता नहीं हूं। कोई विधवा भी मेरे आगे पीछे निकल जाए, मैं रुकता नहीं हूं, और मैं तो गलत मानता ही नहीं, कभी नहीं मानता। और हमारे समाज के अंदर कोई इंसान मर जाता है तो उसको गोंड लोग हैं, वो पेन जीवा बोलते हैं, वो पेन हो गया। जो जिंदा है उसको वैन जीवा मानते हैं। वैन का मतलब जिंदा, और पेन का मतलब जो पवन रूप में हो गया। तो हमारे घर के आसपास कोई बुधेड़ा आता है तो आपने हो काम,
पवन कोणेक मनक बीमार थई जाए अचानक तो हो कहीं पवन में पड़ी गयु और पूर्वज किस रूप में, पवन के रूप में, तो वो हमारे बीच में जगदीश भाई पवन के रूप में मौजूद हैं, ऐसा हम विश्वास रखेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात आपके बीच में कहना चाहता हूं, आज के बाद हमारे समाज के अंदर जो बोलने वाले, समाज जागरण में उल्लेखनीय काम करने वाले जो भाई हैं, बहनें हैं, उनके लिए इसी तरीके से हमें आर्थिक सहयोग भी करना चाहिए। बहन ने, चंद्रिका बहन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और कही थी कि हम धर्म स्थल पर जो दान करते हैं वो पैसा हमारे जिनके पति मर जाए, ऐसी बहनों के लिए, जिनके बाप मर जाए, मां मर जाए, ऐसे बच्चों के लिए हम लोगों को सहयोग राशि कराना चाहिए। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं आने वाले समय के अंदर हमारा एक आदिवासी परिवार कोष हो, जिसके अंदर हम दिन का 1 रुपया डालें और कर्मचारी 1 दिन की अपनी इनकम उसमें डाले और ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए हम लोग देंगे। इस तरीके का काम हम कर रहे हैं। हमारा एक रजिस्ट्रेशन हो गया है और दूसरा रजिस्ट्रेशन जिसके लिए जगदीश भाई गए थे वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। और हम लोग चाहेंगे कि और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट की विंग है, उसको भी हमें रजिस्ट्रेशन कराना है, युवाओं की विंग है उसका भी रजिस्ट्रेशन करवाना है, हमारा आपका संघर्ष करने की एक विंग है उसका भी रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो ये सब होंगे समय के अनुसार। दूसरे समाज रजिस्ट्रेशन कराता है तो महीनों में हो जाते हैं, लेकिन हमारे कर्मचारी भाइयों को पूछिए, हमारे कर्मचारियों का संगठन रजिस्टर्ड किया 2 साल लगे और ये पहली बार नहीं गए थे, 1.5 साल से जा रहे। जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी ही लेके जाते हैं 1.5 साल से, और पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन जो होना था, मैं ऐसा कहना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, एक बहुत बड़ी क्षति हो चुकी है, उसकी भरपाई मेरे लिए तो असंभव है। मैं भी अपने आप को बोलने से घबराता हूं और घबरा इसलिए रहा हूं कि क्या जवाब दें हम लोग। जगदीश भाई जैसा घटना हो जाता है तो हम उस परिवार को, उन बच्चों को हम क्या जवाब दें। मैं बहुत ही ओजस्वी वक्ता हूं, आपकी ऊर्जा मेरे में समाहित होती है तब मैं ऐसा बोल पाता हूं। जब दिल टूटता है तो ऐसा बोलना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए आप लोग जितने यहाँ, मेरी बहनें, मेरे बड़े वडील, आप सब आए हैं, आप सबसे हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश है, अनुरोध है, हमारे तमाम प्रकार के मतभेद होंगे, मनभेद होंगे, पार्टियां, संगठन, इन सब को छोड़ करके जाजम पर आ जाइए और जाजम का महत्व समझिए। और जो बात मैंने आपको बताई वो हमेशा याद रखना। एक बात, देश आजाद होने से पहले आदिवासी कभी भी आपस में नहीं लड़ता था, और इन 75 साल में पूना पैक्ट 1932 की वजह से एक परिवार बाकी नहीं है जिसमें झगड़ा नहीं है। उस बीमारी को खत्म करना है, उसके लिए आप काम करेंगे, ऐसी मैं आशा अपेक्षा करता हूं। मेरे भाई जगदीश को नमन करते हुए, इस जाजम को नमन करते हुए, मेरी बहन और हमारे सर आपका बसंती लाल जी, मेरे छोटे भाई, आप सबको मैं क्या कहूं, इतना ही कह सकता हूं कि मैं आपका ही बेटा हूं, आपका ही भाई हूं। कोशिश करेंगे हम लोग, जितना भी कोशिश करें। मेरी 5 बहनें, आज से मैं अपनी 6 बहनें मालूंगा। मैं बाप की अकेली संतान हूं, लेकिन मैं हजारों भाई वाला हूं, तो आप भी मेरे अपने भाई हैं। आप लोगों के लिए मेरे से जो भी हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा। और जो बोलने वाले लोग हैं उनको, उनका मुंह चुप मत होने देना। हमारा समाज आजाद होके रहेगा, हमारी समस्याओं का समाधान होके रहेगा, कुदरत हमें सहयोग करेगी, ऐसी मैं आशा रखता हूं। और इस परिवार ने जो संकट झेला है, उस संकट में पियर पक्ष, गांव के भाई,
इस इलाके के भाई, आप सदा उनका साथ देना। हमारा जो भी आपस में झगड़ा होगा हम लोग निपटा लेंगे समाज की जाजम पर बैठ करके, लेकिन इस एक मामले के लिए आप लोग उनका सदा साथ में रहेंगे, ऐसी मैं आशा अपेक्षा करता हूं। इस जाजम को नमन करता हूं, कुदरत को नमन करता हूं, हमारे जगदीश भाई मन्नारे को भी नमन करता हूं। और आज की तारीख में पेन, मैं बताना भूल गया, पेन का मतलब देवतुल्य, जो मर जाता है उसको पेन बोलते हैं, देवतुल्य ऐसा हमारा माना जाता है। उसी को, उस परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, आभार।